हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का 4th चैप्टर पंडिता रमाबाई। ठीक है, ये किसके बारे में बताया गया है? पंडिता रमाबाई। क्यों पंडिता क्यों कहा गया? क्योंकि ये क्या थी? एक विदुषी थी। विदुषी मतलब विद्वान। महिलाओं को क्या कहा जाता है? जो विद्वान होते हैं उनको विदुषी कहते हैं ना। तो ये कौन थी? पंडिता रमाबाई। ये समाज सुधारक भी थी। इन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए बहुत सारे काम भी किए, है ना। बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने क्या कुरीतियाँ जितनी थी उनका विरोध भी किया, है ना। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की, जो पूरा चैप्टर इनके बारे में पूरा चैप्टर बताया गया है। ठीक है, पंडिता रमाबाई की बारी का पूरा जीवन परिचय इस चैप्टर में यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे खिताब्दे जन्म अलभत। सबसे पहले इसमें क्या बताया है कि इनका जन्म हुआ है। कब हुआ है इनका जन्म? तो कह रहे हैं 1858 में, 1858 शताब्दी में। इसका हिंदी देखो थोड़ा सा। कह रहे हैं शिक्षा, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब स्त्री शिक्षा में जिसने सबसे ज्यादा, जो अग्रणी नहीं, अग्रणी मतलब सबसे पहला नंबर अगर हम उनका कह दें, तो स्त्री शिक्षा, स्त्रियों को शिक्षित करने में जो सबसे पहले रही है वो कौन थी? पंडिता रमाबाई। तो कह रहे हैं स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगणी पंडिती, अग्रगणी मतलब होता है शुरुआत की, जिन्होंने की, जो सबसे पहले आए। पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में जन्म लिया, मतलब पैदा हुई। तस्या उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता चा लक्ष्मीबाई आस्ताम। मतलब उनके पिता कौन थे? अनंत शास्त्री। उनके पिताजी का नाम कह रहे हैं अनंत शास्त्री डोंगरे। चा मतलब और, माता का नाम क्या बता रहे हैं? लक्ष्मीबाई आस्ताम था। ठीक है ना। ये सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट चीजें है ना, ये इम्पोर्टेंट हैं। ये माता पिता का नाम मोस्टली पूछा जाता है। तो पिता का नाम क्या दे रहे हैं? अनंत शास्त्री डोंगरे, और माता का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। ठीक है, चलिए। तस्मिन काले स्त्री शिक्षा या स्थिति चिंत्रीय आसीत। तस्मिन काले मतलब उस समय में, जब ये पैदा हुई, मतलब 1858 ईस्वी की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि उस समय में, तस्मिन काले मतलब उस समय में स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति जो वो थी, कैसी थी? चिंतनीय। आसीत मतलब थी, चिंतनीय मतलब चिंताजनक थी। स्त्रियों के लिए कोई शिक्षा देने के लिए कोई बल नहीं दिया जाता था, है ना। वहां पर स्त्रियों को शिक्षा देने की मतलब सब क्या करते थे? उसको गलत मानते थे कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं देनी है। तो उस समय, मतलब इनके समय पर स्त्रियों की जो शिक्षा की स्थिति वो कैसी थी? चिंतनीय थी, मतलब चिंताजनक थी। कोई स्त्रियों को पढ़ाना नहीं चाहता था। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलितम न आस्ति। अब देखो यहाँ पे दिया है आसीत मतलब थी, यहाँ पे दिया है नासीत, ना प्लस आसीत, है ना। क्या बन जाएगा इसका? ना प्लस आसीत मतलब नहीं थी। तो क्या कह रहे हैं कि स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए संस्कृत का मतलब संस्कृत भाषा का शिक्षण प्रायः मतलब लगभग प्रचलित ही नहीं था। मतलब स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा तो तब प्रचलित थी ही नहीं। ठीक है ना। स्त्री शिक्षा भी नहीं थी, उसकी स्थिति भी दयनीय थी, चिंताजनक थी। मगर कह रहे हैं कि संस्कृत शिक्षा मतलब संस्कृत पढ़ाना तो क्या था? शिक्षा मतलब वहां पर प्रचलित ही नहीं था, चलते ही नहीं था। किंतु परंतु डोंगरे, डोंगरे मतलब इनका नाम कह रहे हैं, इनके पिताजी का नाम डोंगरे, रूढ़िबद्धता धारणाम परित्यज स्वपत्नी संस्कृत मध्यापत, है ना। तो क्या कह रहे हैं? अध्यापक होगा वो। तो क्या कह रहे हैं कि डोंगरे साहब ने, किसने? इनके पिताजी ने इस रूढ़िवादी परंपरा का विरोध करते हुए, मतलब इसको, इस धारणा को त्यागते हुए, परित्यज्य मतलब त्याग करते हुए, स्वपत्नी अपनी पत्नी को, फिर क्या कह रहे हैं? संस्कृत अध्यापक अपनी पत्नी को संस्कृत खुद पढ़ाया। इसको हम विच्छेद कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये संस्कृतम प्लस आ निकल आएगा इसमें से अध्यापयत, अध्यापयत मतलब खुद पढ़ाया इन्होंने। किसको पढ़ाया? स्वपत्नी, अपनी पत्नी को। ठीक है ना। वहां क्या था? देखो जब ये थी तब उसकी बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि उस टाइम पे संस्कृत शिक्षा तो किसी को दी ही नहीं जाती थी, प्रचलन में ही नहीं थी, चलती नहीं थी, मतलब स्त्रियों के लिए। फिर भी इसमें क्या, ये परंपरा का, रूढ़िवादी परंपरा जो धारणा थी उसको इन्होंने त्याग किया। किसने? इनके पिताजी ने। और अपनी पत्नी को, स्वपत्नी अपनी पत्नी को इन्होंने क्या करवाया? संस्कृत का अध्यापन करवाया, मतलब संस्कृत की शिक्षा दी। एतर्थम सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहयत। एतर्थम इसलिए
उन्होंने, किन्होंने, इनके पिताजी ने समाज की प्रताड़ना भी असह सहन की, मतलब समाज ने उसका विरोध भी किया, फिर भी वो नहीं माने, उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत सिखाई, है ना। प्रताड़ना मतलब होता है कि उसके किसी बार बार किसी चीज को, मतलब लोगों ने उनको बुरा भला भी कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, ये वो कुछ ऐसा ना, प्रताड़ना के प्रताड़ित किया कि ऐसा नहीं कर, मगर उन्होंने क्या किया, उसको सहन कर लिया, मगर अपनी पत्नी को सिखा दिया। अनंतरम रमा अपनी स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। इसके पश्चात रमा ने भी, जिनका नाम आया है रमाबाई, रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। ठीक है ना। देखो, इनकी माता को किसने सिखाया संस्कृत? उनके हस्बैंड ने, मतलब इनके पिताजी ने, और इनको संस्कृत किसने सिखाया? उनकी माता ने। ठीक है, समझ में आया क्या कह रहे हैं कि पिताजी ने अपनी पत्नी को सिखाया और उन्होंने अपनी बेटी को संस्कृत शिक्षा प्रदान की। चलो ये ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सरलार्थ, मतलब इसको हिंदी देख लो, आपको समझ में आएगा। वैसे तो हम आपको हर चीज का एक एक मीनिंग बताते हैं, अगर आप व्यवस्थित रूप से इसको एक बार समझ लो ना तो सब कुछ बन जाना चाहिए। चलिए देखते हैं। स्त्री शिक्षा में अग्रगणी पंडित रमाबाई ने सन 1858 ईस्वी में जन्म लिया। उनके पिता अनंत शास्त्री और माता लक्ष्मीबाई थी। उस समय स्त्री शिक्षा की दशा चिंतनीय थी, जैसा हमने यहाँ पे बताया था, चिंतनीय थी। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी, परंतु डोंगरे मतलब इनके पिताजी ने रूढ़िवादी परंपरा को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। इसके लिए उन्होंने समाज की ताड़ना भी सही। इसके पश्चात रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, समझ में आया कि कैसे क्या हुआ। पहले उन्होंने अपनी पत्नी को सिखाया, फिर उन्होंने अपनी बेटी को संस्कृत शिक्षा प्रदान कर दी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, कह रहे हैं कालक्रमेण, मतलब समय बीतने के साथ साथ रमाया पिता विपन्ना संजाता। रमा के जो पिता थे जिन्होंने संस्कृत अपनी पत्नी को सिखाई थी, वो कैसे हो गए? समय के थोड़े कुछ समय बाद विपन्ना मतलब गरीब हो गए, है ना। क्या हो गए? वो निर्धन हो गए, उनकी संपत्ति जितनी थी वो उनके हाथ से चली गई। तो क्या कह रहे हैं कि समय के, मतलब कुछ समय बाद या समय बीतने पर रमाया पिता, रमा के पिता विपन्ना संजाता मतलब निर्धन हो गए। तस्या उसके पितरौ ज्येष्ठा भगिनी चा दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। क्या कह रहे हैं? उनकी, तस्या उनकी, पितरौ मतलब क्या हो जाएगा? माता और पिता दोनों को, ये समास आया इसमें। माता और पिता जब दोनों हो जाते तो उनको क्या बोलते हैं हम? पितरौ, मतलब माता और पिता। और ज्येष्ठा भगिनी, ज्येष्ठा मतलब बड़ी बहन, है ना। ज्येष्ठा मतलब क्या होता है? बड़ी हो, भगिनी मतलब बहन, और बड़ी बहन। दुर्भिक्ष पीड़िता मतलब अकाल के कारण, है ना, अकाल के कारण वो क्या हो गई? दिवंगता। दिवंगता मतलब मृत्यु हो गई है, वो दिगंबत हो गई। जब पर बोलते ना दिगंबत आत्मा को शांति मिली, तो क्या हो गई? वो दिगंबत, दिवंगता, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि उनके माता पिता और उनकी बड़ी बहन क्या हो गई? दुर्भिक्ष, अकाल के कारण, है ना, अकाल से पीड़ित होकर वो क्या हो गई? दिवंगत हो गई। दिवंगत मतलब वो मृत्यु लोक को प्राप्त हो गई। अब उनको मतलब सीधा समझ लो कि उनकी मृत्यु हो गई। तदनंतर उसके पश्चात रमा स्वज्येष्ठ भ्राता, अपने खुद के, मतलब अपने बड़े भाई का, देखो यहाँ पे ज्येष्ठ आया है और यहाँ पे ज्येष्ठा आया है, यहाँ पे भ्राता आया और यहाँ पे भगनी आया है। क्या अंतर है दोनों में? है ना। देखो ज्येष्ठा में आ की मात्रा ये लगी है, ये किसके लिए लगी है? स्त्रीलिंग के लिए, जैसे अपन पढ़ते हैं बालिका। ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं लगी, सिर्फ ज्येष्ठ लिखा है। ये क्यों लिखा है? क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है ना। भगनी क्या है? बहन, स्त्रीलिंग हो गया। और भ्राता क्या हो गया? ये भाई। ठीक है, तो ये पुल्लिंग हो गया। तो इसीलिए देखो दोनों में अंतर दिख रहा है ना, ये ज्येष्ठा कहा गया और ये ज्येष्ठ कहा गया। ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग शब्द है। तो कह रहे हैं अपने, उसके बाद वह अपने, रमा अपने स्व मतलब अपने बड़े भाई के साथ पदाभ्याम समग्र भारतम आभ्रमद। पदाभ्याम मतलब पैदल, पैदल चलते हुए, समग्र मतलब संपूर्ण भारत का उन्होंने क्या किया? भ्रमण किया। आभ्रमण, भ्रमण किया। देखो सारी चीजें ये जो आ रही, ये जो आ लगा है, ये किस लिए लगा है? ये किस काल की बात कर रहे हैं? अतीत काल की बात कर रहे हैं, है ना। लंग लकार लगा है, इसीलिए सब में क्या लगा है? आ लगता आ रहा है, आ लगा आ रहा है ना। आ भ्रमत मतलब किया था, कब?
जब वो थी, अब तो है नहीं, वर्तमान की बात तो कर, तो जब कब किया उनने, जब वो भूतकाल में, अतीत काल में जब वो थी। तो कह रहे हैं कि पूरे समग्र भारत का उन्होंने क्या किया, आभ्रमत मतलब भ्रमण किया, भ्रमण क्रमे मतलब भ्रमण करते समय सा कोलकाताम प्राप्ता, वो कहाँ चली गई, कोलकाता पहुंच गई, भ्रमण करते करते हुए वो कहाँ पहुंच गई, कोलकाता। कोलकाता अब जिसको कोलकाता बोलते हैं, है ना, तो कोलकाताम प्राप्त मतलब वो कोलकाता पहुंच गई। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्याम विभूषिता। ठीक है, फिर कह रहे हैं संस्कृत में, संस्कृत वैदुष्येण मतलब विदुषी, संस्कृत में विदुषी होने के कारण वहां पर उनको, तत्र मतलब वहां, पंडिता और सरस्वती, इनका नाम पढ़ा ना हमने, पंडिता रमाबाई, तो कब उनको ये उपाधियां प्राप्त थी, इसीलिए उनको कहा गया कि पंडिता रमाबाई। तो क्यों, क्योंकि संस्कृत वहां जब वो कोलकाता में पहुंची और वो संस्कृत में विद्वान थी, जब लोगों को पता चला तो उन्होंने क्या किया, उनको किस उपाधि से, पंडिता और सरस्वती की उपाधि से विभूषित किया। ठीक है ना, वहां पर कोलकाता में इनको ये उपाधियां मिली। फिर कह रहे हैं तत्रेव, तत्र प्लस एव, वहां पर वह ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययन अकरोत। क्या कह रहे हैं कि उन्होंने कहां पर, वहां मतलब वहां ही मतलब कोलकाता में ही उन्होंने क्या किया, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर, ब्रह्म समाज मतलब ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेद अध्ययन, वेदों का अध्ययन किया। ठीक है, फिर ये किससे प्रभावित हो गई, अब वेदों से, उनको जानना कि वेद क्या है, तो उन्होंने वहां पर कोलकाता में ही वेदों का अध्ययन किया। पश्चात इसके बाद सा वह स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए वेदादि नाम शास्त्राणाम शिक्षाई आंदोलन प्रारंभ थी। फिर उन्होंने क्या किया कि स्त्रियों के लिए, स्त्रियों की शिक्षा के लिए इन्होंने क्या किया, वेदों का, और वेद मतलब इन्होंने क्या किया, वेदों और शास्त्राणाम मतलब शास्त्रों की शिक्षा के लिए, शिक्षा आई मतलब शिक्षा के लिए क्या किया, आंदोलन प्रारंभ कर दिया, है ना, कि अब इन्होंने क्या किया कि ये सारी जो शिक्षा हमने प्राप्त की है, ये शिक्षाएं किसको मिलना चाहिए, स्त्रियों को भी देना चाहिए। किसकी, वेदों और शास्त्रों की शिक्षा किसको देना चाहिए, स्त्रियों के लिए भी होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, आंदोलन, क्योंकि देखो पहले टाइम में जब तक किसी चीज को लेके बिल्कुल लग नहीं जाना ना, आंदोलन नहीं कर दो, जब तक सरकार की वो नहीं कर, तब तक कुछ काम होता ही नहीं था, है ना, उस टाइम पे। तो इन्होंने भी क्या कहा कि हमने शिक्षा प्राप्त कर ली, हमने संस्कृत पढ़ लिया, हमने, अब हमें स्त्रियों को दूसरे, क्योंकि उनका काम ही था कि उनको स्त्रियों के लिए आगे बढ़ाना था, है ना, स्त्रियों के प्रति वो समर्पित थी पूर्ण रूप से। तो उन्होंने क्या किया, स्त्रियों की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि स्त्रियां आगे बढ़ सकें, उन्होंने कहा कि हमने वेदों का अध्ययन प्राप्त कर लिया है, अब ये अध्ययन किसको प्राप्त होना चाहिए, स्त्रियों के लिए, है ना, तो आसानी से तो होता नहीं, तो उन्होंने क्या किया, उसके लिए आंदोलन किया। ठीक है, तो आंदोलन उन्होंने प्रारंभ कर लिया। चलो देखो एक बार और, समय बीतने के साथ रमा के पिता निर्धन हो गए, उनके माता और पिता, बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके पश्चात रमा ने अपने बड़े भाई के साथ संपूर्ण भारत का पैदल भ्रमण किया। भ्रमण करते हुए वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत में विदुषी होने के कारण वह वहां पंडिता और रमाबाई की उपाधियों से विभूषित हुई। वहां ही उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। इसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। रमाबाई क्या चाहती थी कि जैसे हम शिक्षित हो गए, मतलब उन्होंने सब सारी शिक्षा प्राप्त कर ली, तो वो चाहती थी कि जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब भी क्या हो जाए, शिक्षित बने, है ना। तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ा, एक आंदोलन करना पड़ा, तब जाके सरकार मानी, लोगों को समझ आया, उन्होंने तब उनको कन्विंस किया, तब लोगों को समझ में आया कि नहीं, स्त्रियों को शिक्षा देना क्या है, जरूरी है ना। तो इसके लिए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं 1880 तमे खिताब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सा बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरूत। अब इन्होंने क्या किया, विवाह किया। कब किया, 1880 में इन्होंने शादी की। ठीक है, तो किसके साथ शादी की, इनका नाम दिया गया है विपिन बिहारी दासेन, मतलब इनके पति का नाम क्या था, विपिन बिहारी दास। ठीक है, इनके साथ इन्होंने क्या कर लिया, 1880 में इन्होंने क्या किया, विवाह अकरूत। कहाँ विवाह किया, बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। ठीक है ना, ये देखो दिया है इनका नाम, ये तुम्हें याद होना चाहिए, बांकीपुर, विपिन दास, विपिन बिहारी दास।
ये इनके हस्बैंड का नाम था। तो कह रहे हैं 1880 की शताब्दी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह अक्रूत मतलब किया। ठीक है, फिर कह रहे हैं साधैक वर्षात अनंतरम तस्या पति दिवंगत। अब देखो ये क्या लिखा है, साधैक वर्षात, सार्ध एक वर्षात, इसको हम संधि विच्छेद कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सार्ध एक। एक मतलब क्या होता है एक, और सार्ध मतलब होता है आधा। एक और आधा कितना हो गया, 1.5 वर्ष, है ना। एक और आधा मतलब 1 साल और 6 महीने, तो 1.5 वर्ष कह रहे हैं। 1.5 वर्षों के पश्चात अनंतर मतलब उसके बाद तस्या उनके पति दिवंगत, उनकी पति की भी मृत्यु हो गई। सिर्फ उनके पति कितने साल तक रहे, सिर्फ 1.5 साल तक रहे, है ना। तो कह रहे हैं कि 1.5 साल बाद उनके पति की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तदनंतरम उसके पश्चात सा पुत्रया मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। कह रहे हैं उसके बाद वह अपनी पुत्री के साथ, जिसका नाम क्या दिया है, मनोरमा, के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र, अपनी जहां वो पैदा हुई थी उन्हीं जन्मभूमि क्या थी, महाराष्ट्र, तो वो अपनी महाराष्ट्र में ही वापस आ गई। प्रत्यागच्छत मतलब वापस आ गई, प्रतिधन आगच्छत। ठीक है, फिर कह रहे हैं नारी नाम सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। क्या कह रहे हैं कि उन्होंने नारी नाम मतलब नारियों के सम्मान के लिए और उनकी शिक्षा के लिए क्या किया, उन्होंने स्वकीयम अपने जीवन को अर्पित कर दिया। मतलब वो पूर्ण रूप से समर्पित हो गई, किसके लिए, नारियों के लिए, कि नारियों को शिक्षा देना है, नारियों को वेदों का अध्ययन कराना है, नारियों को सम्मान मिलना चाहिए, उन सब के लिए वो क्या हो गई, बिल्कुल प्रतिबद्ध हो गई। और उन्होंने क्या किया, अपने पूरे जीवन को उनके लिए समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग समकक्ष नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती। कह रहे हैं हंटर शिक्षा आयोग, कोई एक आयोग होगा तो कह रहे हैं उसके सामने आयोग के समकक्ष, समकक्ष मतलब समक्षम, समक्षम मतलब सामने, उनके सामने नारी शिक्षा के विषय में, नारी शिक्षा के विषय में बात करने के लिए अपना मत, स्वमत, अपना मत प्रस्तुत किया, है ना। उन्होंने क्या चाहा कि अब सरकार की तरफ से भी पूरे कदम उठाए जाएं, किसके लिए, नारियों की शिक्षा के लिए, है ना। तो उन्होंने क्या किया, एक आयोग होगा कोई, तो आयोग का नाम दिया है हंटर शिक्षा आयोग। इसको थोड़ा आप जहां जहां हम अंडरलाइन कर रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनको आपको करना चाहिए। तो कह रहे हैं हंटर शिक्षा आयोग के, आधा सा और या लग गया मतलब के समक्ष मतलब उनके सामने नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत दिया, अपना मत प्रस्तुत किया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, सा उच्च शिक्षार्थम मतलब वह उच्च शिक्षार्थ, उच्च शिक्षा मतलब आगे की शिक्षा और ऊंची शिक्षा को प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देशम गतवती। अब कहाँ गई वो, विदेशों में भी चली गई, इंग्लैंड चली गई, है ना। देश में नहीं, सिर्फ भारत में नहीं किया उन्होंने ये सब, वहां जा मतलब विदेशों में भी जाकर भी उन्होंने यही कहा कि नहीं, नारियों को आगे बढ़ना चाहिए, उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। तो क्या कह रहे हैं कि सा उच्च शिक्षार्थम मतलब ऊंची शिक्षा और ऊंची शिक्षा को प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश चली गई। तत्र वहां ईसाई धर्म से, ईसाई धर्म के स्त्री विषय के उत्तम विचार से प्रभावित हो गई। क्या किया है ना, वहां पर जब वो गई तो वहां पर जो कोई ईसाई धर्म चलता है तो वहां पर उन्होंने क्या कि ईसाई धर्म के वहां पर क्या हुआ था, स्त्री विषय मतलब स्त्रियों के बारे में उत्तम विचार रहे ईसाइयों के। तो वहां पर भी वो क्या हुई, उस चीज से जाके प्रभावित हुई। कहाँ पर प्रभावित हुई है, इंग्लैंड में, ईसाई धर्म से, क्योंकि वहां पर उन्होंने क्या बताया होगा कि ईसाई धर्म में क्या दिया है, नारियों के लिए, स्त्रियों के लिए उच्च मतलब ऊंचा स्थान प्रदान किया। तो इससे वो प्रभावित हो गई कि हाँ ये बात सही है। चलो देखो इसको एक बार। सन 1880 में विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। 1.5 वर्ष बाद ही उनकी पति की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र वापस आ गई। नारी के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि नहीं ये होना चाहिए। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई, वहां ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों से प्रभावित, मतलब उन्होंने समझा कि ईसाइयों में जो क्या है कह रहे कि नारियों के लिए उत्तम अथवा अच्छे है, नारियों को वो ऊपर रख रहे हैं, तो वो उस चीज से उनको ये चीज अच्छी लगी तो उससे वो प्रभावित हुई, अच्छा लगा मतलब उनको ये। चलिए आगे देखते हैं। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत। अब देखो इंग्लैंड तो गई, फिर वो इंग्लैंड देश से कहाँ आ गई, वो
अमेरिका देश में, मतलब वो अब अमेरिका में आ गई, मतलब पूरा भ्रमण कर रही हैं, वो विश्व भ्रमण पे निकली हैं। तो क्या कह रहे हैं कि इंग्लैंड देशात, इंग्लैंड से अमेरिका, अमेरिका देश हम आ गई, ठीक है, वहां पर गई। तत्र वहां वह भारत के विधवा स्त्री नाम सहायतम अर्थ संचयम अकरू, वहां पर उन्होंने क्या किया अमेरिका में, अब जितनी भी विधवाएं स्त्री थी उनके लिए अर्थ संचय, अर्थ मतलब धन, पैसा के संचय, पैसा इकट्ठा किया, किसके लिए, विधवा स्त्रियों के लिए, ठीक है ना। पहले क्या चीज थी ना, पहले के जमाने में हर चीज बिल्कुल मतलब रूढ़िवाद थे लोग, स्त्रियों को तो बिल्कुल कुछ माना ही नहीं जाता था, है ना। तो उसके लिए कहीं ना कहीं तो और कितने आंदोलन हुए स्त्रियों के लिए, उसमें एक इनका भी बता रहे हैं। तो क्या कह रही हैं, वहां पर मतलब अमेरिका में भारत की विधवा स्त्रियों के लिए सहायता के लिए, उनके मतलब ताकि उनको कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी प्रकार का कोई उनको कोई परेशानी ना हो, उसके लिए उन्होंने क्या किया, धर्म अर्थ संचय मतलब पैसा इकट्ठा किया। कहाँ किया, अमेरिका में। भारत प्रत्यागत, भारत वापस आकर मुंबई नगर में वह शारदा सदनम स्थापित, और उन्होंने क्या किया, मुंबई में जब वो वहां से वापस आ गई, अमेरिका में भारत आई, तब उन्होंने क्या किया कि एक शारदा सदन की स्थापना की, ठीक है ना। शारदा सदन की स्थापना क्योंकि स्त्रियों के लिए, ताकि जितनी भी स्त्रियां हैं जो विधवा हैं, जो कुछ काम नहीं करती हैं, जो किसी प्रकार की उनको परेशानी, उनके लिए इन्होंने क्या कर दी, एक संस्था खोल दी, जिसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, शारदा सदन, ठीक है। तो उन्होंने वहां पर स्थापना कहाँ पर की थी इसकी, मुंबई में आके स्थापना की। अस्मिन आश्रम में, इस आश्रम में निस्सहाय स्त्रियां निवसन्ति, निस्सहाय स्त्रियां रहती थी, जैसे जो विधवा हो गई, जिनका कोई सहारा नहीं है, वो आके रहने लगी। कहीं कोई किसी के पति ने उसको परेशान किया, उसके पास कोई सहारा, निस्सहाय का मतलब होता है जिसकी कोई सहायता ना करता हो, जो भी इसका कोई सहारा ना हो, है ना। तो कह रहे हैं कि निस्सहाय स्त्रियां वहां रहती थी। तत्र स्त्रियां, वहां पर स्त्रियां मुद्रण टंकण मतलब छपाई और टाइपिंग का काम, है ना। टंकण मतलब टाइपिंग और मुद्रण मतलब किसी चीज को छपाई करना उसकी। काष्ठकला दीनांश, और काष्ठकला मतलब लकड़ी का सामान बनाने की कला सीखती थी। काष्ठ मतलब होता है लकड़ी, तो कह रहे हैं लकड़ी के जो सामान बनते हैं ना, उसका प्रशिक्षण मपी लभंत इसमें, मतलब वहां प्रशिक्षण लेती थी, वो चीजें सीखती थी। क्या क्या सीखती थी, मुद्रण मतलब छपाई करना, टंकण मतलब टाइपिंग करना, लकड़ियों की कला मतलब लकड़ियों से सामान बनाना, इन सब का भी प्रशिक्षण वो वहां पर लेती थी। कौन, स्त्रियां जो रहती थी उस सदन में। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरित जातम, परंतु उसके बाद वो पहले तो मुंबई में खोला गया, फिर उसका स्थानांतरण कहाँ पर हो गया, पुणे नगर में, ठीक है। फिर वो कहाँ पर आ गया, पूना में आ गया। तत् पुणे नगर से समीपम केरगांव स्थानीय मुक्ति मिशन नाम संस्था तथा क्या कर रही है, लकड़ी की कलाकारी भी कर रही है, टाइपिंग भी कर रही है, छपाई, मतलब ये सब अगर वो बेसहारा है तो कुछ ना कुछ अपना काम करके वो अपना काम चला रही है। तो कह रहे हैं परंतु वो जो सदन था वो कहाँ पर स्थापित हो गया, फिर जाके पुणे नगर में। अब मुंबई से कहाँ आ गया, पुणे में आ गया, ठीक। तथा पुणे नगर से समीपे केरगांव स्थानीय, अब क्या किया उन्होंने, यहाँ पर एक और सदन उन्होंने क्या कर दी, एक और मुक्ति मिशन नाम की स्थापना कर दी। इन्होंने रमाबाई ने कहाँ पर कर दी होगी, पुणे नगर के समीप, ये पुणे में हो गया। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, पुणे नगर के समीप मतलब उसके पास में केरगांव स्थानीय, नाम होगा किसी गांव या किसी स्थान का नाम केरगांव, वहां पर उन्होंने मुक्ति सदन नाम की स्थापना तया उनके द्वारा स्थापित की। अत्र यहाँ अधुना मतलब आज, अभी मतलब की, अभी भी निराश्रित स्त्रियां, और जो निराश्रित स्त्रियां हैं वो क्या कर रही है, सम्मान जीवन यापन, अभी भी आज भी वहां पर इस सदन में, आज भी मुक्ति सदन में कह रहे हैं, अत्र मतलब वहां आज भी, अधुना मतलब आज भी निराश्रित जो स्त्रियां हैं वो कैसी हैं, अभी भी वहां पर सम्मान जीवन जी रही है, मतलब वो क्या कर रही है, अपने अपने काम भी कर रही है ना, कामों को सीख भी रही है और अपना जीवन यापन भी मतलब सम्मान से कर रही है, किसी की मतलब चलो ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं एक बार। इंग्लैंड से रमाबाई अमेरिका गई, वहां भारत की विधवा स्त्रियों के लिए धन इकट्ठा किया। अमेरिका से भारत आकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। कहाँ पर किया, वो मुंबई में। इस आश्रम में निस्सहाय स्त्रियां रहती थी, वहां स्त्रियां छपाई, टाइपिंग और लकड़ी की कलाकारी आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया, मतलब वो पुणे नगर
आ गया, कहते हैं ट्रांसफर नहीं हो जाता किसी का, यहाँ से वहाँ पहुँच गए, तो वहाँ को मुंबई से वहाँ गया था पुणे नगर में, तब पुणे नगर के समीप केरगांव नामक स्थान पर उन्होंने मुक्ति मिशन नामक संस्था स्थापित किया। ये एक और संस्था उन्होंने खोली। यहाँ आप भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान मतलब सम्मान पूर्वक जीवन यापन करती है अभी भी, आज भी। ठीक है, आगे बढ़े। देखो आगे क्या कह रहे हैं, लास्ट पैराग्राफ बचा है। 1922 मतलब 1922 में 1922 में रमाबाई महोदया निधनम अभवत, अब इनका निधन हो गया, मतलब ये जो मृत्यु को प्राप्त हो गई, मगर कब हुई है 1922। ठीक है, कह रहे हैं 1922 शताब्दी में रमाबाई महोदया निधनम अभवत, इनका निधन हो गया। सा वह देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। अब देखो वह और रमाबाई देश और विदेश की अनेक भाषाओं, अनेकासु मतलब अनेक भाषाओं में, भाषा जहाँ पर भी द्वारा इसका मतलब क्या कर रहे हैं, मैं कह रहे हैं अनेक भाषाओं में निपुण थी, मतलब बहुत प्रकार की भाषा उनको आती थी, देश के लिए और विदेशों के लिए। तब तो वो इतनी सारी जगह गई है ना, अमेरिका चली गई, इंग्लैंड चली गई, फिर वो पुणे आ गई, फिर वो मुंबई में, फिर महाराष्ट्र की है ना, तो कह रहे हैं उनको अनेक मतलब बहुत सारी भाषाएं उनका ज्ञान था उनको। समाज सेवा या अतिरिक्त, समाज सेवा के अतिरिक्त भी लेखन क्षेत्र भी तस्या महत्वपूर्ण अवदान अस्ति। कह रहे हैं कि समाज सेवा का मतलब समाज सेविका तो थी, उसके अलावा भी कह रहे हैं कि लेखन क्षेत्र में मतलब लिखने के काम में वो क्या थी, राइटर भी थी, तो कह रहे हैं लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब उन्होंने कुछ बुक्स वगैरह जो कुछ भी लिखा हुआ है, तो कह रहे हैं कि वो उनकी रचनाएं थी जो उन्होंने लेखन क्षेत्र में हमको दिए थे, हम उनके लिए क्या हो, हमारे ऊपर ये उपकार हो गया कि वो इतना सब लिख के हमारे लिए गई है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमन, कह रहे हैं स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमन की तस्या प्रसिद्धम रचनाद्वयम् वर्तते, दो रचनाएं उनकी प्रसिद्ध है ना, बहुत सारी रचनाएं लिखा मगर उन्होंने दो में प्रसिद्ध हो गई। एक कौन सी है, पहला है स्त्री धर्म नीति और दूसरा है हाई कास्ट हिंदू वीमन। ये दोनों रचनाएं आपको याद करनी है, नाम ये आपके क्वेश्चन में आया है। ठीक है, समझना है चैप्टर क्या पढ़ा हमने आज, हमने आज रमाबाई के बारे में पूरा उनका जीवन परिचय पढ़ा है कि वो कहाँ की थी, उन्होंने किसकी शादी हुई, वो कहाँ गई, किसके लिए क्या क्या किया है ना, स्त्रियों के लिए उन्होंने क्या क्या किया, ये सारी चीजें हमने, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा कि 1922 में उनकी मृत्यु। देखो सन 1922 ईस्वी में महोदय रमाबाई का निधन हो गया। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है, आज भी है वो। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमन ये दो प्रसिद्ध की रचनाएं, ये रचनाएं तो अभी भी होंगी है ना। ये क्या होता है, ये हमारे ऊपर उपकार है उन लेखकों के, उन कवियों के, उन क्या कहना चाहिए उन लिखने वालों की है ना, ये सब राइटर्स के हमारे ऊपर की हमको सारी चीजें हमको दे के जाती, हम पढ़ रहे नहीं, कुछ कोई ना कोई तो पढ़ता होगा है ना, हम नहीं पढ़ रहे। ठीक है, चलो ऐसे ये चैप्टर पूरा खत्म। ठीक, अच्छा लगा हो चैप्टर तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है। देखो आपके एक सब्सक्राइब से हमारी पूरी मेहनत सफल हो जाती है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उसमें जितनी भी वीडियो आपके लिए आगे आएंगे वो आपको सारी वीडियो एक साथ मिलती रहेंगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।